दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान की डिस्कवर की लर्न। दोस्तों, जो आपका कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आरपीएससी से रिलेटेड हो या आपका सीईटी हो, पशु परीक्षर हो, सब एग्ज़ाम में दोस्तों आपकी राजस्थान जीके आएगी, जो हम आपको पूरी कवर अप करवा रहे हैं डिस्कवर राजस्थान चैनल पे। और अपने मेवाड़ का इतिहास आज अपने करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास है राजस्थान का। जो शूरवीरों की धरती रही है दोस्तों, सभी को पता है, और मेवाड़ का इतिहास उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी मेवाड़ का इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है। और इससे पहले अपने दोस्तों दो तीन वंश का कवर अप कर चुके हैं, गुर्जर प्रतिहार कर चुके हैं, इसके अलावा अपने परमार वंश कर चुके हैं। तो आज अपने जो मेवाड़ का इतिहास है इसका आपकी 3-4 क्लासों में कंप्लीट होगा। बहुत बड़ा इतिहास है मेवाड़ का, एक क्लास में नहीं हो पाएगा। तो ये पार्ट 1 है जिसमें अपने मेन गुहिल वंश, सिसोदिया वंश, इसके बारे में पढ़ेंगे। दोनों एक ही बात है, इनकी शाखाएं निकल जाती है। हर चीज़ को जानेंगे अच्छे से, एक एक पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों अपने बात करेंगे दोस्तों गुहिल वंश की। जब भी दोस्तों अपने किसी भी वंश के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले है ना उसकी अपने वो देखते हैं कि उत्पत्ति के स्रोत। अब यहाँ पे उत्पत्ति के मत क्या है, सबके अलग अलग है, लेकिन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं किसका ये मत किसका है। तो राजस्थान जीके में बहुत सारे क्वेश्चन है बनने को, कोई भी क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है। देखो, गुहिल वंश का नामकरण, कोई कहते हैं कि प्रतापी शासक गुहिल के नाम से हुआ, तो बाद में ये क्या कहलाया, गहलोत कहलाया, गुहिल ही। अब मत की बात करें उत्पत्ति के, तो जो अबुल फजल है ना, जो यहाँ का नहीं था, वो तो इसको मानता है ईरान के। ठीक है, अब सबके यहाँ पे अलग अलग मत है। ये कहता है कि ये ईरान के बादशाह नौशेखा वंश से उत्पन्न है। कौन कहता है? अबुल फजल कहता है। ये सत्य नहीं है, लेकिन अपने को ये पढ़ना है क्योंकि इसने मत दिया गया है। अब अपने बात करें टोड, टोड क्या कहता है? टोड कहता है कि मेवाड़ के गुहिल वंशों का संबंध वल्लभी के शासक वंश से बताता है। जो वल्लभी के शासक वंश है उनसे ये बताता है। और जो डी आर भंडारकर हैं, ये क्या कहते हैं? ये आहड़ से है ना अपने को जो अभिलेख प्राप्त हुआ, इसके अनुसार ये इनको मानता है ब्राह्मण। और गुहिल का आनंदपुर से आना यहाँ पे लिखा इन्होंने बताया। और जो कुंभल गढ़ प्रशस्ति है, इसके आधार पर एकलिंग महामात्य, गुहिल वंश का जो मूल पुरुष है वो गुहिल ही बताया गया है। अगर आपसे मूल पुरुष पूछे कौन है तो वो गुहिल है। तो ये दोनों कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एकलिंग महामात्य, ये दोनों भी दोस्तों यहाँ पे किसकी सपोर्ट करते हैं कि ये आनंदपुर से आए हैं। ये दोनों मत ये मानते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब मेन दोस्तों गुहिल वंश का अगर आपसे एग्जाम में मूल पुरुष पूछे तो गुहिल आएगा। और नैन्सी व कर्नल टोड ने गुहिल वंश की 24 शाखाओं का यहाँ पे उल्लेख किया है। नैन्सी और कर्नल कर्नल टोड ने, दोनों ने किया है। लेकिन जो टोड है ये किसके आधार पे कहते हैं कि भाई ये इसकी 24 शाखाएं, इनके गुरु आते हैं दोस्तों। इनके गुरु, गुरु का इनका नाम आता है ज्ञानचंद्र। ज्ञान चंद्र नाम आता है कर्नल टोड के गुरु का। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनके दोस्तों जो एक उपसार संग्रहालय आता है वहाँ पे, उसके आधार पर ये इनकी 24 शाखाओं का, अपने को एग्जाम में इतना याद रखना है कि नैन्सी और कर्नल टोड गुहिल वंश की 24 शाखाएं मानते हैं। जबकि एक श्यामल दास है, जिन्होंने वीर विनोद दिखा था, श्यामल दास, ये मानते हैं 36 शाखाएं। ये क्या मानते हैं मत? ये कहते हैं कि 36 शाखाएं हैं इनकी। सबके अलग अलग यहाँ पे मत है। अब गौरी शंकर हीराचंद ओझा, GH ओझा, ये गुहिलों के 566 ईस्वी में लगभग अपना शासन स्थापित किया, ये मानते हैं। ठीक है, अभी तो अपने सिर्फ मत जान रहे, आगे शासकों के बारे में भी धीरे धीरे देखेंगे। अब सबसे पहला जो इसमें शासक आता है इंपॉर्टेंट है, वो आता है बप्पा रावल। ठीक है, अब बप्पा रावल को काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। कोई कहता है कि काल भोज अलग था, इसमें यहाँ पे अलग अलग सबके मत हैं। यहाँ भी देखो, अपने को तो ये याद रखना है कि जो बप्पा रावल है इसका शासनकाल मेनली आता है 734 से 753 ईस्वी तक। ठीक है, अब यहाँ पे कुंभलगढ़ जो शिलालेख मिलता है, शिलालेख वैसे अपने ने कर लिए हैं, तो जो 1460 ईस्वी का, इसमें बप्पा रावल को क्या विप्र बताया गया है। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि किस शिलालेख में बप्पा रावल को विप्र बताया गया है। तो ये बताया गया है कुंभलगढ़ शिलालेख में।
इसी आधार पर डीआर भंडारकर किस पे, कुंभलगढ़ शिलालेख के आधार पे है ना, डीआर भंडारकर इनको क्या बताते हैं, ब्राह्मण। तो ये वाला तथ्य इंपॉर्टेंट है कि जो डीआर भंडारकर है किस आधार पर मानते हैं इन्हें ब्राह्मण, कुंभलगढ़ शिलालेख पे आधार के। तो ये भी अपने जान चुके हैं। अब इसके अलावा दोस्तों जो रसिया की छत्री का लेख है, रणकपुर प्रशस्ति है, इनके आधार पे भी इनमें बप्पा को गुहिल का पिता बताया गया है, जो कि सही नहीं है। ये दो ऊपर दोनों पॉइंट लिखे हैं ना, ये इससे कनेक्टेड है। ये कहते हैं कि बप्पा गुहिल का पिता है, लेकिन अपने ऐसे कह रहे थे गुहिल तो मूल पुरुष है, जो कि करेक्ट नहीं है। अब बप्पा रावल है हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से कि हिंदुआ सूरज की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई, बप्पा रावल के द्वारा। अब नैन्सी व टोड का मत क्या है कि बप्पा रावल है ना हरित ऋषि की गायें चराते थे। अपने जब भी पढ़ते हैं इतिहास ये चीज़ें पढ़ते हैं, तो इनके आशीर्वाद से है ना इन्होंने चित्तौड़ को जीता था। ठीक है, इन्हें आशीर्वाद से यहाँ पे क्या हुई थी, राज्य की प्राप्ति हुई थी। जब भी अपने पढ़ते हैं इतिहास में कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो अपने पढ़ते हैं चित्रांगन मौर्य के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इनका शासक था, तो उस समय चित्तौड़ का शासक था मानमोरी। अब ये जो मानमोरी था इसी समय यहाँ पे बप्पा रावल थे। अब बप्पा रावल किसको हराते हैं, तो यहाँ पे इनकी हार होती है और बप्पा रावल की यहाँ पे जीत होती है और चित्तौड़ पर ये अधिकार कर लेते हैं और गुहिल वंश की स्थापना कर देते हैं और राजधानी बनाते हैं नागदा को। तो ये राज्य हासिल कर लेते हैं बप्पा रावल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो नागदा में बप्पा की समाधि को बप्पा रावल का मंदिर भी कहा जाता है, तो आपको बप्पा की समाधि कहाँ मिलेगी, नागदा में मिलेगी। निर्माण कार्य की बात करें तो कैलाशपुरी में मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कैलाशपुरी में एकलिंग जी या जिसे अपने लकुलीस मंदिर के निर्माण से भी नाम से भी जानते हैं, उसका निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया जाता है। तो एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, बप्पा रावल के द्वारा। और जो गुहिल वंशीय शासक है इन्हें अपना क्या मानते हैं, इष्ट देवता मांगते हैं एकलिंग जी को। अब बप्पा के समय एक सोने का सिक्का भी मिला दोस्तों, जो कि 115 ग्रेन का था। इसके अलावा जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, इनका एक मत आता है, फिर एक और क्या मत आता है कि बप्पा की जो उपाधि है ना, ये बप्पा का वास्तविक नाम कोलबाज था, कालबोज था सॉरी। ये कहता है कि गौरी शंकर जी चौधरी, ये अपने भी पढ़ चुके हैं पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। देखो दोस्तों, जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा है ये मानता है कि जो बप्पा है ये नाम नहीं है कोई, ये क्या है उपाधि, इसका वास्तविक नाम क्या है, कालभोज। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कालभोज किसे कहा जाता है, तो बप्पा रावल को ही कहा जाता है। और लेकिन जो श्यामल दास है जिसने कहा कि इनकी 23-36 शाखाएं हैं, ये कहता है कि जो बप्पा है ना ये नाम नहीं है, ये क्या है, एक खिताब है। खिताब को अपने उपाधि से भी कनेक्ट कर सकते हैं, उपाधि खिताब एक ही बात होगी। अब आठपुर प्रशस्ति आती है दोस्तों 977 ईस्वी की। अब इसके अनुसार, इस आठपुर प्रशस्ति के अनुसार आगे इसके वंशधर या अपने बात करें जो भी इसके उत्तराधिकारी होते हैं, भोज होता है शक्तिशाली शासक, फिर महेंद्र आता है जो भीलों से पराजित हो जाता है, नाग आता है, फिर शिलादित्य जो भीलों को वापस यहाँ पे परास्त कर अपनी पैतृक भूमि वापस पर अधिकार करता है। उसके बाद अपराजित आता है, कालभोज आता है, खुमान प्रथम आता है। ये आपको याद नहीं रखने, आपको बता देता हूँ, जो चीज़ें याद रखने की होगी जो एग्ज़ाम में आएगी वो मैं आपको बताता चलूँगा। अब इसके बाद अगर अपने दोस्तों बात करें, फिर और खुमान प्रथम आता है, ठीक है, फिर मतट आता है, फिर भरतभट आता है, खुमान द्वितीय आता है, फिर महायक आता है। मेवाड़ का जो, अब जो ये महायक है ना, इसके समय शासनकाल में मेवाड़ का दक्षिण पश्चिम हिस्सा और नागदा इतना ही रह गया था ये, बाकी इतना नहीं याद रखना आपको, ये एग्जाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर चित्तौड़ पर परमार व प्रतिहार शासकों ने लगभग यहाँ पे अधिकार कर लिया था इसके समय। फिर खुमान तृतीय आता है। ये खुमान जो तृतीय है ना, ये यहाँ पे क्या करता है कि मेवाड़ की शक्ति को पुनः स्थापित करता है। अब यहाँ पे ये मेवाड़ की शक्ति को पुनः स्थापित करता है, बस इसमें इतना ही दिया गया, ज़्यादा नहीं किया गया। अब जो जैसे कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, ये बताती है कि जो खुमान तृतीय है इसने अंग, कलिंग, सौराष्ट्र, तेलंग, द्रविड़, गौड़ों का विजेता भी इसे बताती है।
कुमाण तृतीय को। इसके अलावा दोस्तों जो इसका उत्तराधिकारी है, ये क्या है, इसका उत्तराधिकारी है भरतभट्ट। उत्तराधिकारी ये क्या करता है कि राष्ट्रकूट की एक राजकुमारी से विवाह करता है। किससे विवाह करता है? राष्ट्रकूट की राजकुमारी से विवाह करता है। और राष्ट्रकूट की सहायता से ही फिर ये क्या करता है कि परमारों को यहाँ पे परास्त करता है, जो यहाँ पे अधिकार कर रहे थे चित्तौड़ पे। ठीक है, अब मेन अलट आता है फिर इसके बाद। ठीक है, अलट जिसे आलू रावल भी बोलते हैं। विवाह होण कन्या आता है, अरिया देवी से विवाह करता है। और आहड़ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जो वराह मंदिर का निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया? अलट के द्वारा यहाँ पे करवाया गया। और आहड़ से प्राप्त लेख में उस समय के दोस्तों जैसे अलग अलग उपाधियों की बात करें तो वो उसके बारे में भी बताया गया है। ये क्या है कि सारे प्रशासनिक अधिकारी है उस समय के, तो उस टाइम भी प्रशासन उसी टाइप का था जैसे आज चल रहा है, उन उसी से में ही मॉडिफिकेशन लेके किया। ये क्या है? प्रशासनिक प्रणाली या प्रशासनिक अधिकारी थे उस समय के। ठीक है, जैसे मुख्यमंत्री आज भी है तो उस टाइम भी था, हो सकता है कार्य सभी का थोड़ा बहुत अलग हो गया, पावर अलग अलग होगी हो। देखो मुख्यमंत्री, संधि विग्रह, अक्षपटलिक, ये सारे दोस्तों क्या है कि प्रशासनिक अधिकारी थे उस समय के। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, या आपके आरएस मेंस दे रही हो तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, क्योंकि उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी पूछ सकता है थोड़ी सी। इस समय आड़ की ख्याति व्यापारिक कस्बे के रूप में यहाँ पे हो गई थी। ठीक है, इसके बाद अलट का जो उत्तराधिकारी आता है ना, वो आता है आपके दोस्तों नरवाहन। इसके बाद मेवाड़ की शक्ति के लगातार यहाँ पे ह्रास कमी होती गई शक्ति में। शक्ति कुमार के शासनकाल में परमार मुंज ने आहड़ को नष्ट कर दिया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। जब हमने परमार वंश पढ़ा था तो इसको जानना था हमने अच्छे से। ठीक है, फिर अपने बात करें, मेवाड़ का शासक आता है अंबा प्रसाद को चौहान राजा वागपति राज से यहाँ पे परास्त होना पड़ा। ठीक है, फिर इसके अलग अलग यहाँ पे आगे आ जाते हैं, सूचीवरम, नरवरम, कीर्तिवरम, योगराज, वेरठ, हंसपाल, वेरी सिंह, विजय सिंह, अरि सिंह, चोड़ सिंह, विक्रम सिंह, ये सारे आ जाते हैं। ये नहीं याद रखने आपको, ठीक है, ये सिर्फ बताने के लिए। अगला जो इंपॉर्टेंट आता है रण सिंह। ठीक है, इससे दोस्तों यहाँ पे आपके क्या है कि रावल व राणा शाखाएं यहाँ पे निकलती है रण सिंह से अलग अलग। इसके महत्ता भी आपको, जो महत्व है ये भी आपको पता चलेगा कि आगे की कैसे। सबसे पहले अपने जैसे गुहील वंश की का अंतिम शासक अपने रतन सिंह पढ़ते हैं, बाकी है इससे कनेक्टेड ये। ठीक है, लेकिन इस शाखाओं में अलग अलग यहाँ पे बंट गया। अब 1303 ईस्वी तक मेवाड़ पर रावल शाखा का अधिकार था, जिसका अंतिम शासक रावल रतन सिंह आता है। ठीक है, यही अपने पढ़ते हैं इसके बारे में। इस टाइम जो हुआ था, जो रानी पद्मिनी ने जोन किया था, इसी टाइम किया था। इसके बारे में भी आगे अपने पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं रण सिंह। देखो रण सिंह के दोस्तों यहाँ पे जो उत्तराधिकारी आते हैं वो आते हैं आपके सामंत सिंह और शेम सिंह। अब यहाँ पे 1174 ईस्वी में गुजरात के शासक अजयपाल से काफ़ी भूभाग ये प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा दोस्तों जो सामंत सिंह विवाह किससे करता है, ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, तृतीय नहीं, द्वितीय की एक पुत्री आती है पृथ्वीबाई, जो इसकी बहन है, सॉरी पुत्री नहीं बहन से विवाह करता है। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की बहन पृथ्वीबाई से विवाह करता है कौन? सामंत सिंह यहाँ पे विवाह करता है इससे। फिर बात करें दोस्तों, सामंत सिंह के बाद मंथन सिंह आता है और पदम सिंह। मेन अपने रावल जेत्र सिंह से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट जो इतिहास है। अब जो इस समय क्या है कि कितू अधिकार कर लेता है इस पे, लेकिन सामंत सिंह ने मंथन सिंह से कितू को परास्त कर देता है और अपना अधिकार कर लेता है वहाँ पे मेवाड़ पर वापस, सामंत सिंह मंथन सिंह की सहायता से। इतना आपको नहीं याद रखना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता चलूँगा। रावल जेत्र सिंह की बात करें दोस्तों तो 1213 से 1250 ईस्वी इसका समय काल आता है। मेवाड़ की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की गई। परमारों से चित्तौड़ छीनकर अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, इससे परमारों से चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया? रावल जेत्र सिंह ने बनाया। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो इसके समय इंपॉर्टेंट युद्ध होता है वो होता है आपका बूताड़ा का युद्ध। अब जो बूताड़ा का युद्ध है इल्तुतमिश और जेत्र सिंह के बीच में होता है। कब होता है? 1227 ईस्वी में। और इसका वर्णन अगर आप पूछ ले तो इसमें जीत जेत्र सिंह की होती है और
एक चीज़ और है दोस्तों, इस युद्ध इसमें है ना एक ग्रंथ आता है, कौन सा, अमीर मद मर्दन, ये वाला। तो ये किसके द्वारा लिखा गया, ये भी पूछ सकता है आपके, जय सिंह सूरी के द्वारा। अब इसमें है ना इल्तुतमिश को क्या बताया गया है, अमीर बताया गया है। क्या बताया गया है, अमीर बताया गया है इल्तुतमिश को। ये ध्यान रखना इस चीज़ को थोड़ा सा, बाकी इतना डीपली आपसे नहीं पूछेगा। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट, मेन भूताड़ा का युद्ध 1227 ईस्वी में हुआ। जेतर सिंह की यहाँ पे जीत होती है, अपने को तो इतना याद रखना है। फिर चिरवा के शिलालेख आता है एक, चिरवा के शिलालेख के अनुसार जो जेतर सिंह इतना शक्तिशाली था कि जिसने मारवाड़, गुजरात, मालवा, जांगल, दिल्ली के शासकों को भी यहाँ पे इनको पराजित नहीं कर सके। इसके अलावा 1248 ईस्वी में सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की सेना को भी ये परास्त करते हैं। ठीक है, तो जेतर सिंह की यहाँ पे जो अ, वीरता या शौर्यता है, इसके बारे में दोस्तों अगर अपने बात करें तो चिरवा के शिलालेख में बताया गया है। ये चिरवा लिखा हुआ है, ध्यान रखना। 1 सेकेंड, इसको मैं थोड़ा दोबारा लिख देता हूँ। ये चिरवा लिखा गया है, 1 सेकेंड। तो ये हो जाएगा चिरवा का शिलालेख के अनुसार जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जेतर सिंह के बारे में। अब ये क्या करता है, इसके अलावा आहड़ को चालुक्यों से मुक्त करवाता है, वागड़, कोटड़ा आदि स्थानों पर अपना साम्राज्य स्थापित करता है। इसके जो शक्तिशाली सैन्य अधिकारी आते हैं दोस्तों, मदन और बालाक आते हैं। तो मदन और बालाक किसके शक्तिशाली सैन्य अधिकारी थे, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो जेतर सिंह के। अब इसका उत्तराधिकारी आता है तेज सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है, तेज सिंह। तेज सिंह के समय सिर्फ आपको यही याद रखना है कि इसका शासनकाल 1250 से 1273 ईस्वी है। मेन दोस्तों क्रम भी पूछ लेता है कई बार आपसे कि जेतर सिंह के बाद में इसको क्रम से व्यवस्थित कीजिए, कौन सा है जेतर सिंह, जेतर सिंह के बाद तेज सिंह, आगे जैसे अपने पढ़ेंगे। तो इसकी पत्नी आती है दोस्तों जेतल देवी, जो कि चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों 1260 ईस्वी में आहड़ में एक आता है कमल चंद्र, जो ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, उसकी रचना करता है। तो कमल चंद्र द्वारा ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ आता है 1260 ईस्वी के समय का। जो अब आपसे एग्जाम में कैसे पूछा गया है कि ये किस शासक के समय चित्रित किया गया, किसने किया गया, ये भी पूछा गया है। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अब तेज सिंह का आगे उत्तराधिकारी बात करें तो दोस्तों समर सिंह आता है, जिसका 1273 से 1302 ईस्वी शासनकाल रहता है। अब मेन जो अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं वो रावल रतन सिंह पढ़ते हैं। अब रावल रतन सिंह अब समर सिंह के समय एक घटना होती है, वो थोड़ी सी कनेक्टेड है दोस्तों, जो ये अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। ठीक है, जो समर सिंह है ना, इसके समय है ना इसका मंत्री होता है एक निम्बा, ये ध्यान रखना, ये थोड़ी सी घटना याद रखनी जरूरी है, निम्बा। अब यहाँ पे देखो, अब इस टाइम क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी कह सकते हैं कि इस टाइम मान लो ये जा रहे होते हैं दिल्ली की सेना सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए। अब ये मंदिर को लूटने के लिए जारी होती है, तो इसको जो रास्ता है ना प्रदान करता है, मतलब मेन व्यापारिक मार्ग था ये दिल्ली से गुजरात को कनेक्ट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे इनको चित्तौड़ से होके ही जाना पड़ता है। यहाँ पे इनको कहाँ से, चित्तौड़ से होके जाना पड़ता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी आप देखोगे उससे पहले जो आक्रमण करेगा वो उस पे करेगा, सॉरी, रणथंभौर पे। ठीक है, अब जो समर सिंह का मंत्री आता है ना, वो क्या आता है, निम्बा। अब ये चित्तौड़ से होके जाती है ना इसकी, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी एक की सेना। तो यहाँ से इनसे क्या है कि टैक्स वसूला जाता है, क्या लिया जाता है, टैक्स। अब ये एक तो इस बात से चिढ़ गए, दूसरी अब ये आते टाइम रास्ता बदल लेते हैं। आते टाइम ये होके जाते हैं कहाँ से, जालोर की साइड से, वहाँ से इनसे फिर वो मूर्ति वगैरह छीन ली गई या टैक्स वसूला गया, फिर छोड़ा गया। तो फिर ये आक्रमण करता है यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी। तो मेन कारण यही बताया जाता है इसके युद्ध का। ठीक है, तो ये सारी मेन सामन सिंह के समय से स्टार्ट हुई थी कहानी। फिर यहाँ पे शासक आ जाता है रावल रतन सिंह, जो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। अब इसकी दोस्तों सब अलग अलग ऐसे कहानियाँ बताते हैं कि क्यों
कोई कहता है कि रानी पद्मिनी के कारण यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेन अगर अपने बात करें तो गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, मेन जो व्यापारिक मार्ग है ना, ये इम्पोर्टेंट था यहाँ पे, इसलिए इसलिए यहाँ पे ये आक्रमण करता है चित्तौड़ पे। ठीक है, मेन इसको अपना शासन भी बढ़ाना था, इसने अपने चाचा को भी मार दिया था, उसको मार के यहाँ पे ये शासक बना था अलाउद्दीन खिलजी। अब अपने बात करते हैं दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी और इसके युद्ध की 1303 ईस्वी की। अब इसमें दोस्तों जो गोरा बादल है मेन दोस्तों, इनके जो सेनापति आपको याद रखने हैं, दोनों के दोनों गोरा और बादल आते हैं, ये इसको लड़ते हुए यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे जीत जाता है, रावल रतन सिंह हार जाते हैं, और जो केसरिया करते हैं रावल रतन सिंह, और जो रानी पद्मिनी है 1600 छतरानियों के साथ अग्नि जोहर करती है। कौन सा? अग्नि जोहर करती है। तो जो केसरिया प्लस जोहर होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? अपने साका बोलते हैं, जो कि चित्तौड़ का पहला साका 26 अगस्त 1303 ईस्वी को हुआ। वैसे अगर राजस्थान के पहले साके की बात करें तो 1301 ईस्वी को हुआ था, रणथंभौर वाला। अपने ये चित्तौड़ का पूछे तो 1303 ईस्वी का मेवाड़ का प्रथम साका। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। इसके बाद अगर अपने बात करें दोस्तों, तो अमीर खुसरो का एक आता है ख्वाजिन उल फतूह। तो ये खिलजी के साथ था, तो इसने चित्तौड़ आक्रमण पूरा आंखों देखा वर्णन किया था, ये कहता है। तो ये खिलजी की तरफ से था, उसके साथ ही आया था, तो उसका आंखों देखा। अब इसने क्या लिखा है, सही लिखा है गलत लिखा है, ये किसी को नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पे ये युद्ध जीत जाता है अलाउद्दीन खिलजी, कहीं से भी जीतता हो धोखाधड़ी से, जो इनका काम है वैसे। अब इसके बाद ये क्या करते हैं? इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये इसका नाम चेंज कर देता है, चित्तौड़ का नाम कर देता है खिजराबाद। ठीक है, चित्तौड़ का नाम क्या कर देता है? खिजराबाद कर देता है। तो अब देखो उस टाइम इतने नाम बदले थे, अब नाम बदले हैं तो सभी को दिक्कत हो रही है। तो चित्तौड़ का नाम कर देता है खिजराबाद। अब जो अलाउद्दीन खिलजी है अब अलाउद्दीन खिलजी जो ये जिम्मेदारी है ना अपने चित्तौड़ दुर्ग की, ये दे देता है, इसका प्रशासक आता है खिजर खां उसको जो इसका पुत्र ही होता है। अब इस खिजर खां क्या करता है, ये आगे दे देता है जिम्मेदारी कि मेरू तो कौन ही संभला है, मूछला मालदेव को। अब यहाँ पे दोस्तों इसका एक और ब्रांच आती है सिसोदा ठिकाने की, सिसोदिया इसी की है। गोहिल वंश का अंतिम शासक पूछे तो रावल रतन सिंह आता है, इसी की से ही निकली हुई है जो हमने पहले पढ़ी थी, राणा साका लक्ष्मण सिंह, फिर आगे इसका पुत्र हरि सिंह, फिर आता है अमीर सिसोदिया। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में अपने पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। ये क्या करता है कि यहाँ पे ये मूछला मालदेव इसको जय सिंह जेता को यहाँ पे सौंप देता है। अब ये अमीर सिसोदिया यहाँ पे आक्रमण करता है, और यहाँ पे अमीर सिसोदिया की जीत होती है। और अमीर सिसोदिया के बारे में भी अपने मेवाड़ का, जिसे उद्धारक भी कहा जाता है, तो अमीर सिसोदिया को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। तो ये भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में अपने पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लग रहा हो थोड़ा बहुत भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।